कैसे 150 सालों में एक बौद्ध देश इस्लामी बन जाता है। ये मुइज्जू की मजबूरी है या पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक इसे माना जाए कि तकरीबन 20 महीनों में ही मालदीव की हेकड़ी निकल जाती है। कैसे होता है ये भी जानेंगे कि मालदीव की दरअसल हिस्ट्री किस किस्म की है, क्या है भारत के साथ रिश्तों का बिगड़ता और बनता इतिहास। इसी के इर्द गिर्द आज की पूरी चर्चा। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। सबसे पहले आखिर अचानक से मालदीव चर्चा में क्यों है, क्या अपडेट है वो जान लीजिए, और फिर इतिहास की बात करेंगे, फिर वो वजह जिसके चलते मालदीव की हेकड़ी निकल गई है, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर मालदीव पहुंचे हैं। उनका स्वागत करने के लिए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू बाकायदा एयरपोर्ट पर पहुंचे, गले लगाया, गर्मजोशी से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत में स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य भी किया है। मोदी ने यहाँ भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और भारतीय मूल के बच्चों की डांस परफॉर्मेंस भी देखी। प्रधानमंत्री मोदी की ये तीसरी मालदीव यात्रा है। वे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के न्योते पर आए हैं। याद ये भी रखिएगा कि मुइज्जू ने राष्ट्रपति चुनाव में इंडिया आउट का नारा दिया था। चुनाव जीतने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में खटास भी आ गई। हाल के दिनों में संबंधों में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। कुछ दिनों पहले एस जयशंकर जो हैं वो भी पहुंचे हुए थे। धीरे धीरे चीज़ें पटरी पर आईं और धीरे धीरे चीज़ों का पटरी पर आने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मुइज्जू को ये समझ में आना कि चाइना का साथ कितना खतरनाक होता है। जैसे आसपास के कई जो भारत के पड़ोसी हैं उनका चाइना ने साथ दिया, बाद में क्या हुआ वो शायद मुइज्जू जल्दी समझ गए। बहरहाल मोदी जो हैं वो मालदीव के 60वें स्वतंत्रता समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रहे हैं। इस दौरान भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 साल पूरे होने का एक जश्न भी मनाया जाएगा। मोहम्मद मुइज्जू नवंबर 2023 में राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद वो किसी विदेशी नेता की उसके बाद से ये किसी विदेशी नेता की पहली आधिकारिक यात्रा है। कहाँ पर? मालदीव की। इस दौरान डिफेंस और रणनीतिक क्षेत्रों में कई समझौते यानी MOU इस पर साइन हो सकते हैं, हस्ताक्षर हो सकते हैं। ये जो समझौते हैं ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी प्रथम इस पॉलिसी के तहत मालदीव के साथ विकास साझेदारी को और मजबूत करेंगे। मोदी इस यात्रा के दौरान भारत के सहयोग से तैयार कुछ प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा पीछे आपको लिए चलते हैं। पीएम का स्वागत करने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के अलावा वहां के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री बाकायदा एयरपोर्ट पर मौजूद थे। तकरीबन 1 साल पहले जिस मुइज्जू सरकार के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत के खिलाफ जहर उगला था, आज वही लोग पलक पावड़े बिछाए प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बेचैन दिखे, आतुर नजर आए। सवाल यह है कि 18-20 महीने पहले भारत के खिलाफ बयान देने वाली मुइज्जू सरकार की विदेश नीति ये 360 डिग्री का टर्न कैसे ले गई, कैसे घूम गई। दरअसल चीन के बहकावे में आकर मुइज्जू सरकार ने भारत के खिलाफ मोर्चा तो खोल दिया था, लेकिन जल्द अपनी गलती का एहसास भी हो गया। 5.5 लाख की आबादी वाला ये देश है, तकरीबन 5.5 लाख। अर्थव्यवस्था इसकी पर्यटन पर निर्भर है। कोरोना महामारी की वजह से पहले ही उस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी थी। साल 2024 में जब मालदीव विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से जूझ रहा था, उस दौरान भारत ने उसकी मदद की। भारत ने $750 मिलियन की करेंसी स्वैप की सुविधा दी थी। इतना ही नहीं, $100 मिलियन का ट्रेजरी बिल रोल ओवर की सहायता भी भारत की तरफ से दी गई। 2024 में मालदीव के अड्डू शहर में भारत ने एक लिंक ब्रिज परियोजना का भारत की तरफ से वो उद्घाटन हुआ और वो तकरीबन $29 मिलियन की लागत से भारत यहाँ एक हवाई अड्डा विकसित कर रहा है। ये तो हम कर ही रहे हैं लगातार। एक तरफ जहाँ भारत लगातार मालदीव की मदद कर रहा था, वहीं साल 2024 में जनवरी महीने में प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे। क्यों गए थे? वो एक रणनीतिक कदम था। मालदीव की जो दोस्ती थी वो ज़रूरत से ज़्यादा चाइना से बढ़ती जा रही थी। लगातार मंत्रियों की तरफ से अजीबोगरीब बयान आ रहे थे। इंडिया आउट की पॉलिसी पर जो चुनाव जीत कर आए मुइज्जू थे, उन्हें लग रहा था ऑल इज गुड विथ चाइना। ड्रैगन के साथ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतर है, लेकिन दूर के ढोल सुहावने होते हैं, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं। ये बात धीरे धीरे मुइज्जू समझ गए। बहरहाल जब रिश्ते खराब हुए, प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए। इस दौरान मालदीव के कुछ मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणियां आईं और दोनों देशों के संबंध और ज्यादा खट्टे हो गए। नतीजा ये हुआ कि भारत में सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। इस अभियान के बाद पर्यटकों की संख्या में भारी भरकम कमी आई। मोटा मोटा अनुमान है कि तकरीबन 50,000 की कमी तो तत्काल आ गई थी। मालदीव की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान तकरीबन 28% है। जब बायकॉट मालदीव अभियान हुआ तो मालदीव को $150 मिलियन का नुकसान हुआ था।
मुइज्जो सरकार को धीरे धीरे ही सही अपनी गलतियों का एहसास हुआ और भारत के लोगों से उन्होंने फिर से मालदीव आने की अपील की। एक बात और समझ लीजिए कि भारत से किसी चीज का ट्रेंड किया जाना, जैसे बॉयकॉट मालदीव, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पूरी दुनिया के जो पर्यटक पहुंचते हैं, मालदीव पहुंचते हैं, जब उन्होंने भारत की तरफ से इस ट्रेंड को देखा, पड़ोसी की तरफ से इस ट्रेंड को देखा, तो उसमें भी असर पड़ा। साल 2024 में चीन का दौरा करने के बाद राष्ट्रपति मुइज्जो ने आदेश दिया था कि उनके देश में कोई भी भारतीय सैन्य कर्मी, हमारे बहुत सारे सैनिक वहां पर हैं, वो सिविलियन कपड़ों में नहीं रहेंगे। वहां की सरकार ने इसके लिए समय सीमा भी तय कर दी। भारत ने मालदीव की संप्रभुता का सम्मान करते हुए अपने सभी सैन्यकर्मी हटा लिए। भारत के इस फैसले का दोनों देशों के संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। दूसरी तरफ नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यात्राएं की। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद संबंधों को धीरे धीरे नया आयाम मिलने लगा। इसके बाद जब पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो मुइज्जो भारत के दौरे पर आए। धीरे धीरे मालदीव को समझ में आने लगा कि भारत से दुश्मनी मोल लेकर वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। दूसरी तरफ मालदीव पर चीन का 1.37 बिलियन डॉलर, 1.37 बिलियन डॉलर का कर्ज है। और दुनिया ये जानती है कि अगर कोई देश कर्जा लौटाने में असमर्थ होता है तो चीन करता क्या है। चीन न सिर्फ उस देश पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव डालने लगता है, बल्कि कर्ज के बदले इलाके या सैन्य अड्डे की मांग करने लगता है। मालदीव को इस बात का डर है कि चीन का उपकार उसे महंगा ना पड़ जाए। इतिहास गवाह है कि भारत हमेशा मालदीव के लिए संकट मोचक के तौर पर रहा है। 1998 का तख्ता पलट हो, 2004 में आई सुनामी हो, भारत ने हमेशा मानवीय आधार पर मालदीव की मदद की। न सिर्फ मदद की बल्कि सबसे पहले मदद की। भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। अब थोड़ा सा मालदीव का इतिहास और दोनों देशों के रिश्ते का इतिहास भी देख लेते हैं। भारत के दक्षिणी हिंद महासागर में मालदीव है, साउथ एशिया का सबसे छोटा देश। तकरीबन 1200 द्वीप, छोटे छोटे लैंड में फैला ये देश है। इसका क्षेत्रफल की बात कर ली जाए 298 वर्ग किलोमीटर के आसपास, जो दिल्ली से 5 गुना कम है। इस देश का इतिहास है लगभग 2500 साल पुराना, 2500 साल पुराना। तकरीबन 5 लाख की आबादी। मालदीव में 98% लोग मुस्लिम हैं, लेकिन लगभग 900 साल पहले ये बौद्ध और उससे पहले हिंदू धर्म का प्रमुख केंद्र था। 12वीं सदी में इस देश के राजा ने इस्लाम धर्म अपना लिया। इसके बाद 150 सालों में ये पूरी तरह से मुस्लिम देश बन गया। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से 25 साल में मालदीव का 80% हिस्सा डूब सकता है। करीब 2500 साल पहले मालदीव में पहली बार लोगों ने बसाहट शुरू की। कुछ ऐतिहासिक कहानियां भी आपको बता देते हैं कि मालदीव में प्राचीन राजतंत्र की नींव भारत के उड़ीसा, जो तत्कालीन कलिंग के तौर पर जिसे आप जानते हैं, उसके राजा ब्रह्मदित्य के पुत्र बौद्ध राजा श्री सुरदासुरून आदित्य ने रखी थी। ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के शासनकाल में बौद्ध धर्म मालदीव पहुंचा। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि बौद्ध धर्म 1000 साल से ज्यादा वक्त तक मालदीव का प्रमुख धर्म रहा। इस दौरान वहां की संस्कृति, भाषा और प्राचीन धिवेही लिपि का विकास हुआ। मालदीव में कई द्वीपों पर आज भी बौद्ध मठ हैं, संरचनाएं हैं, उनके अवशेष हैं। इन्हें लोकल भाषा में हवित्ता या उस्तुबु कहा जाता है। मालदीव में इस्लाम का प्रवेश वो हुआ है 9वीं और 10वीं शताब्दी में। अरब के व्यापारियों के जरिए इस्लाम यहाँ पर आया। मालदीव के अंतिम बौद्ध राजा धुवेमी ने साल 1153 में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। प्राचीन दस्तावेजों के मुताबिक मागरेबी, उत्तरी अफ्रीका का ये इलाका है, मागरेबी के जो इस्लामी विद्वान थे अबू अल बरकात यूसुफ अल बर्बरी, थोड़ा कठिन नाम है, अल बर्बरी आप समझ लीजिए, उन्होंने राजा को इस्लाम में कन्वर्ट किया था। धुवेमी को सुल्तान मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का नाम दिया गया। इसके साथ ही मालदीव में इस्लामिक शासन की शुरुआत हो गई। मालदीव को बौद्ध देश से इस्लामी राष्ट्र बनने में तकरीबन 150 साल का वक्त लगा था। इस्लामिक शासन के तहत मालदीव में 6 राजवंशों का शासन रहा। 1968 तक ये चला। 2008 में मालदीव के नए संविधान ने इस्लाम को आधिकारिक धर्म घोषित कर दिया और नागरिकता के लिए इसे अनिवार्य बना दिया गया। अब इतिहास में जब तक लोक कथाएं ना हो, किंवदंतियां ना हो, उनका तड़का ना लगे तो मजा नहीं आएगा। एक और ऐसी लोक कथा है, वो भी सुन लीजिए, काम आएगी कभी। मालदीव की लोक कथाओं के मुताबिक राजा धुवेमी के वक्त मालदीव में एक समुद्री राक्षस हुआ करता था। नाम था रन्नामारी। इस राक्षस को शांत करने के लिए हर महीने एक कुंवारी कन्या की बलि दी जाती थी। राजा हर महीने लॉटरी के जरिए एक लड़की को चुनता था। बाद में उस लड़की को रन्नामारी के लिए एक मीनार में रखा जाता था। अगले दिन वो मरी हुई मिलती थी। एक बार जब एक परिवार की इकलौती बेटी को बलि के लिए चुना गया तो परिवार बहुत दुखी हुआ।
अबू अल बरकात उस परिवार के घर पर ठहरे हुए थे। उन्होंने उस लड़की की जगह खुद मीनार में रात बिताने की पेशकश की। उस रात उन्होंने मीनार में कुरान की आयतें पढ़ी। जब रन्ना मारी आया तो कुरान की आयतें सुनकर वो भाग गया। सुबह अबू अल बरकात जीवित और सुरक्षित मिले। ये कहानी है। राजा धोबीमी ने अबू अल बरकात से पूछा कि क्या वो रन्ना मारी को हमेशा के लिए भगा सकते हैं। राजा ने वादा किया कि अगर राक्षस हमेशा के लिए भाग गया तो वे पूरे देश को इस्लाम में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद रन्ना मारी फिर कभी नहीं लौटा। अपने वादे के मुताबिक राजा धोबीमी ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और देश में इस्लाम का वो प्रचार प्रसार करने लगे। एक शब्द आयतें आपने सुना होगा। इससे समझ लीजिए कि इस्लाम का जो धार्मिक ग्रंथ है कुरान, उसकी सबसे छोटी इकाई यूनिट इसे आयत कहते हैं। कुरान के हर अध्याय का नाम सूरा होता है और हर सूरे में बहुत सारी आयत होती है। सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था। वापस खबर पर आते हैं। और ये कहानी है। इस तरह की कहानियाँ बना ली जाती हैं, गढ़ ली जाती हैं, लेकिन वक्त के साथ ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती हैं। खैर, मालदीव पर अलग अलग समय पर विदेशी शक्तियों का प्रभाव रहा। 1558 में पुर्तगालियों ने मालदीव पर कब्जा कर लिया। लगभग 15 साल तक राजधानी माले पर कंट्रोल रखा गया। 1573 में इसे पुर्तगाल से आज़ादी मिलती है। इसके अलावा 1887 में मालदीव ने ब्रिटिश शासन के साथ एक समझौता किया। इसके तहत मालदीव ने अपनी आंतरिक स्वायत्तता बनाए रखी, लेकिन विदेश नीति और रक्षा, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहा। 26 जुलाई 1965 को मालदीव को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। इसके अलावा प्राचीन समय में ये देश श्रीलंका के जो सिंहली शासक हैं और दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य उनके प्रभाव में रहा। लेकिन सबसे मार्के की बात कि दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह मालदीव भी जलवायु परिवर्तन के संकट से अछूता नहीं है। समुद्र का तेजी से बढ़ता जल स्तर मालदीव के ज्यादातर हिस्से को डुबा सकता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग का यही सिलसिला रहा तो 2025 तक मालदीव का 80% हिस्सा रहने लायक नहीं बचेगा और 2100 तक 2100 तक, एक सदी का मैं बता रहा हूँ, तकरीबन 75 साल से ज़्यादा ये पूरा देश समुद्र में समा सकता है। वैज्ञानिकों की बड़ी संख्या है, बड़ी संस्था है, माफ कीजिएगा, IPCC, उसका कहना है कि समुद्र का स्तर 59 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक बढ़ सकता है और मालदीव की जो औसत ऊंचाई है वो 1.5 मीटर और सबसे ऊंचा हिस्सा 2.4 मीटर है। विश्व बैंक भी चेतावनी दे रहा है कि समुद्र का स्तर 10 से 100 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। मालदीव पूरी तरह डूब सकता है। 2021 तक मालदीव के 90% द्वीपों में जमीन का कटाव बढ़ गया है। 97% द्वीप ऐसे हैं, 1200 द्वीप हैं, 97% ऐसे हैं कि वहां साफ पीने का पानी खत्म हो चुका है। वैसे अगर ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र होगा तो अंडमान निकोबार पर भी इसका असर पड़ेगा। उसके भी कई द्वीप डूब जाएंगे। लेकिन ये किस्सा अपने आप में बहुत बड़ा है। इसकी बातें फिर कभी करेंगे। आज मालदीव की कहानी हम आपको बता रहे थे। क्यों ये चर्चा में आया? प्रधानमंत्री के दौरे के चलते चर्चा में आया और रिश्ते किस तरह से पहले खराब हुए और अब वापस पटरी पर लौट रहे हैं वो भी हमने आपको बताया। कैसे रिश्ते मोड़ लेते हैं। मुइज्जू की जो इंडिया आउट की थीम रही है जिससे वो चुनकर आए और अब वो भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं, क्या पड़ोसी चीन को ये नागवार गुजरेगा, वो इस पर किस तरह से रिएक्ट करेगा, इन तमाम पहलुओं पर भी नज़र है। आगे भी इसी तरह का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आज मालदीव की कहानी में इतना ही। नमस्कार।